इज प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। मतलब किस तरीके से माइक्रोब्स यानी कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से बायोगैस यानी कि गोबर गैस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो हमारा टॉपिक क्या है? माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सो बेसिकली बायोगैस है क्या और हमने इसको गोबर गैस का नाम क्यों दिया है? तो जो बायोगैस है वो ग्रुप ऑफ गैसेज या फिर मिक्सर ऑफ गैसेज बोल सकते हो आप, और ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। इसको यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। तो जो भी हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो भी हम परफॉर्म करते हैं फ्लू के लिए या फिर एनर्जी के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बायोगैस है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो उसमें कौन कौन सी गैसेज प्रेजेंट होगी। तो जब लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब सीवेज ट्रीटमेंट को डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया कि जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो था उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो कौन सी गैस को प्रोड्यूस करते थे? मीथेन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो यहाँ पर जो मीथेन गैस है वो मेजर कंपोनेंट होती है बायोगैस का। कितना होता है? लगभग 70 से 75%। इसके साथ साथ मैंने आपको H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड बताया था एंड ऑल्सो हाइड्रोजन गैस। ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बायोगैस के। इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? आपकी मीथेन गैस। मैंने ये नहीं बोला है कि जो कम्प्लीटली मीथेन गैस है वो ही बायोगैस है। हम इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस ही प्रेजेंट होती है बायोगैस के कंपोनेंट्स में। अब कहाँ से आई थी ये मीथेन गैस, ये बायोगैस? अभी मैंने आपको बताया था एनारोबिक माइक्रोब्स। कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है लार्ज अमाउंट गैसेस को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि हमने फर्मेंटेशन पढ़ा था जिसमें ब्रेड और बियर की फर्मेंटेशन हो रही थी, लार्ज अमाउंट में CO2 का प्रोड्यूस हो रहा था। तो उसी तरीके से जैसे ईस्ट फर्मेंटेशन कर रहा था, लार्ज अमाउंट में इथेनॉल और CO2 को बना रहा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कुछ एनारोबिक माइक्रोब्स होंगे जिसको कलेक्टिवली हम मिथेनोजेंस कहते हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। तो अब ये क्या है? ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जिसको यूज़ किया जाता है मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि वो मिलेगा कहाँ पर? ये आपको मिलता है र्यूमन में। र्यूमन का मतलब क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। अब कैटल कौन होते हैं? जैसे कि काओ, बफेलो। तो कैटल के र्यूमन में मिलने वाला जो बैक्टीरिया है वो है कौन सा? मिथेनोबैक्टीरियम, और हम उसको मिथेनोजेंस भी कहते हैं। अब जो मिथेनोजेंस होते हैं ये करते क्या है ह्यूमन के स्टमक में जाकर? क्या करते हैं? जितना भी सेल्यूलोज कंटेंट जो प्रेजेंट होता है ये उसको डाइजेस्ट करेंगे और साथ ही साथ न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करवाते हैं कैटल के अंदर। तो ये क्या करते हैं? सबसे पहले तो उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। और जब इनकी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी ह्यूमन के अंदर, ठीक है, तो जो उसका जो गोबर यानी कि जो डंक है वो जो रिलीज़ होगा उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ये जो बैक्टीरिया है यानी कि मेथेनोबैक्टीरियम ये प्रेजेंट होगा। सो दीज आर फाउंड इन दी डंक ऑफ कैटल। तो यही रीज़न है कि जो बायोगैस प्लांट के अंदर जो डंक होता है यानी कि गाय और भैंस का जो गोबर होता है उसको यूज़ किया जाता है वाटर के साथ मिक्स करके, और इसी के रिजल्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन या बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। अब बायोगैस प्लांट बनता कैसे और उसका डायग्राम कैसा होता है? अब यहाँ पर एक स्लरी बनाते हैं हम। स्लरी का मतलब क्या होता है? डंग प्लस वाटर, यानी कि इसमें डंग भी मिक्स है और क्या है? वाटर भी मिक्स है, मिक्सचर ऑफ डंग एंड वाटर। और इसमें एक आउटलेट ऑफ पाइप होगा जो डायरेक्टली क्या करेगा? ये स्लरी को पहुँचा देता है किसके अंदर? एक डाइजेस्टर में। और ये कैसा डाइजेस्टर होगा? ये एक एनारोबिक डाइजेस्टर होगा। फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है यहाँ पर स्लज। ठीक है, स्लज का मतलब क्या होता है? जितना भी वेस्ट बचता है तो जो वेस्ट है वो कहाँ पर स्टोर कर लिया जाएगा? यहाँ पर स्टोर कर लिया जाएगा। एंड देन यहाँ पर एक गैस चैम्बर प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ यहाँ से गैस आउटलेट निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मतलब जिसमें से गैस निकलती है उसको हम बोलते हैं गैस आउटलेट। अब देखिए कैसे, जो यहाँ पर डंग और वाटर का जो मिक्सचर था यानी कि जो स्लरी हमने यहाँ पर जो प्रिपेयर की थी उस स्लरी को हमने यहाँ पर एन एरोबिक डाइजेस्टर के अंदर पहुँचाया, और जितना ज़्यादा हम इस चैम्बर को कंप्रेस करते रहेंगे तो धीरे धीरे माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से जो एनएरोबिक माइक्रोब्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, और उनके एक्टिविटी के रिजल्ट में क्या बनेगा? मीथेन गैस, CO2 एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी गैस प्रोड्यूस होंगी एंड दीज गैसेज आर डायरेक्टली कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी? टू द हाउस ऑफ द पीपल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इन गैसेस को फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ विलेज के अंदर हमने बायोगैस प्लांट की बात की थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैटल ज़्यादा होती हैं और उसको हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जो उसका गोबर है, जो उसका डंक है, तो उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगा। और ये जो डाइजेस्टर होता है 10 से 15 फीट डीप, मतलब डीप रहता है, मतलब बहुत गहरा बनता है। और ये जो एनारोबिक एक्टिविटीज़ चलेंगी उसी के रिजल्ट में सारे के सारे जो गैसेज है वो प्रोड्यूस होंगे। ये जो दो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट
ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, IARI। तो इन दोनों ने मिलकर ये स्टेप उठाया था, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इंस्टीट्यूट, ये जो कमीशन है, इन दोनों ने मिलकर ये स्टेप उठाया था कि बायोगैस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाएगा। और इंडिया में इन्हीं दोनों के अप्रोच की वजह से किसकी, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC खादी एंड विलेज कमीशन की वजह से अलग अलग जगह पर बायोगैस प्लांट बनाए गए हैं और लार्ज अमाउंट में जो मीथेन गैस है या जो बायोगैस है उसको प्रोड्यूस किया गया है।